हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें की कंपटीशन एग्जाम की बैकबोन कहा जाता है। क्वेश्चंस के साथ ही मैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतरिक्ष में दूरी की, डिस्टेंस इन स्पेस। देखिए, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब प्रकाश की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? तो पारसेक जो है वो प्रकाश की सबसे बड़ी यूनिट होती है। अब यदि हम बात करें कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम या निर्वात के अंदर, जिसे यदि हम किलोमीटर में नापते हैं तो 950 खरब किलोमीटर ये दूरी बनती है। अब यदि हम इस दूरी को मीटर में देखते हैं तो 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर या फिर 10 की पावर 16 मीटर एक प्रकाश वर्ष के अंदर दूरी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एसएससी में पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष की मीटर में दूरी कितनी होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जिसमें कह रहा है कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी। अब यदि हम सीएफसी की बात करते हैं, सीएफसी को सामान्य रूप से फ्रेयॉन गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका सामान्य नाम फ्रेयॉन गैस है। और फ्रेयॉन गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बना हुआ एक यौगिक होता है। अब यदि हम बात करते हैं सीएफसी कहां से निकलती है, तो सीएफसी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां और पेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों से सीएफसी गैस निकलती है। अब सीएफसी का यूज क्या होता है? तो सीएफसी का यूज होता है चीजों को घोलने के लिए और उन्हें ठंडा करने में सीएफसी का यूज किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यह भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रास या पीतल जो है वो किसकी मिश्र धातु होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है ब्रास। अब यदि हम ब्रास की बात करते हैं तो ब्रास के अंदर 60 to 70% कॉपर होता है, जबकि 30 to 40% जिंक पाया जाता है और इनसे मिलकर पीतल बनाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पेनिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फफूंदी या कवक या फंगस से। देखिए, अब यदि हम पेनिसिलिन की बात करते हैं तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। और पेनिसिलिन जो है वो पहला या फर्स्ट एंटीबायोटिक था। और पेनिसिलिन का काम क्या होता है कि पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल या कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। अब पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नामक फंगस से प्राप्त की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेनिसिलिन किस फंगस से प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, यानी पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इन द ब्रेन, यानी मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। अब पीयूष ग्रंथि जो है एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसका आकार मटर के दाने के समान होता है और ये हमारे मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल रखती है और इसी कारण से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से मुख्य रूप से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो कि जीवों की वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार से पहले स्तनपान के समय पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जिसके कारण से ये दूध का स्त्राव शुरू होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। अब यदि हम हैजा की बात करते हैं तो हैजा विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हैजा व्यक्ति के द्वारा दूषित भोजन या दूषित पानी पीने के कारण आंत से संबंधित होने वाला रोग है। ये आंतों को प्रभावित करता है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है और हमारी सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। फीमर हड्डी जो है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। अब यदि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां कुल होती हैं, जबकि जन्म के समय इनकी संख्या 300 होती है जो कि बाद में जुड़कर 206 रह जाती हैं। अब यदि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो ये हमारे मध्यकर्ण के अंदर पाई जाती है और इस हड्डी का नाम होता है स्टेपिस हड्डी। स्टेपिस हड्डी जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एट द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। तारों के टेम्परेचर के ऊपर उनका रंग निर्भर करता है। देखिए, अब यदि हम तारों की बात करते हैं तो सूर्य भी एक तारा है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.16 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है सीरियस, और ये पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष ये लाइट ईयर दूर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सूर्योदय, ये सूरज जब उगता है या सूर्य जब छिपता है उस समय आसमान कुछ लाल रंग का हो जाता है। ये किस कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, इसे समझते हैं। तो प्रकाश के कणों का वायुमंडल में प्रवेश करने पर, यानी जब प्रकाश के कण जब वायुमंडल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के अंदर उपस्थित धूल के कणों से टकराकर वो चारों ओर फैल जाते हैं, और इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और इसका कारण यह है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसी कारण से लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और इसी कारण से खतरे के निशान जो है वो हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। अब यदि हम प्रकाश के प्रकीर्णन के और एग्जांपल्स की बात करते हैं तो समुद्र के पानी का नीला रंग दिखाई देना और आकाश का नीला दिखाई देना भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और कई बार बनता है कि अंतरिक्ष में से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो काले कलर का दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर कोई भी वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं है, और इसी कारण से वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, और इसी कारण से वो काला दिखाई देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट्स भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी फैक्ट्स आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसरो का पूरा नाम क्या है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का पूरा नाम है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और उसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। अब यदि हम इसरो के पहले चेयरमैन की बात करते हैं तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के पहले चेयरमैन थे। अब यदि इसरो के पहले सैटेलाइट की बात करते हैं तो पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, इसका नाम था आर्यभट्ट, और ये सोवियत रूस के द्वारा छोड़ा गया था। इसी प्रकार से दूसरे सैटेलाइट की बात करते हैं तो इसरो का दूसरा सैटेलाइट था भास्कर, जो कि 7 जून 1979 को छोड़ा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आप याद रखिएगा, यह सारे फैक्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो नर्व सेल जो है वो सबसे लंबी सेल होती है मनुष्य के शरीर की। अब सबसे लंबी सेल का नाम क्या है, तो हमारी सबसे लंबी सेल का नाम है साइटिका सेल, और ये लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि हमारी कमर से लेके और अंगूठे तक फैली हुई होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी हुई होती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिलिकॉन की बनी हुई होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। देखिए, सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक पदार्थ होता है, और भारत की सिलिकॉन वैली हम बेंगलुरु को कहते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला दूसरे नंबर का पदार्थ होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह होता है SI, इसे हम SI से लिखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि के द्वारा पहुंचता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेडिएशन के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। देखिए, रेडिएशन हम किसे कहते हैं, तो ऊष्मा का गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना माध्यम के, यानी बिना किसी माध्यम के और बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से आगे बढ़ना रेडिएशन कहलाता है। हीट जो है वो 3 विधियों से आगे बढ़ सकती है, और वो कौन कौन सी हैं, तो ऊष्मा जो है वो विकिरण, चालन और संवहन के द्वारा आगे बढ़ती है। ठोस पदार्थों के अंदर चालन के द्वारा ऊष्मा आगे बढ़ती है, जबकि द्रव और गैस के अंदर संवहन के द्वारा ऊष्मा आगे बढ़ती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ बात करते हैं कि पलायन वेग क्या होता है, तो पलायन वेग का अर्थ होता है वह न्यूनतम वेग जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होता है, उसे ही हम पलायन वेग कहते हैं।
तो यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलना है तो उसे मिनिमम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा या इतना वेग प्राप्त करना होगा, तभी वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 जुलाई 1969 को मानव ने पहली बार चंद्रमा के ऊपर कदम रखा था। और वो कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील एल्डन आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति थे चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले, और ये अमेरिका के थे। वहीं बात करें दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो बज एल्ड्रिन जो है ये दूसरे व्यक्ति थे चंद्रमा की धरती के ऊपर कदम रखने वाले, और यह भी यूएसए के थे। और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जिस मिशन के तहत चंद्रमा पर गए थे उसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, तो याद रखिएगा अपोलो 11 के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री थे यूरी गागरिन, जो कि यूएसएसआर या सोवियत रूस के नागरिक थे। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन का अर्थ होता है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हीलियम के एक अणु का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो हाइड्रोजन के प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों आइसोटॉप्स होते हैं, ये मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब हाइड्रोजन बम जो होता है वह भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के ऊपर ही आधारित होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं कि परमाणु बम किस पर आधारित होता है, तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। देखिए, यदि हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। देखिए, ये परमाणु की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ये नाभिक है, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर स्थित है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये देखिए, अब यदि हम बात करते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कई जगह पर प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को भी दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा इन चीजों को। और किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से मिलकर बनता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है कैमरे के अंदर। कॉन्वेक्स लेंस को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। देखिए, अब यदि हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस जो है वो किनारों से पतला होता है और बीच में से ये मोटा होता है, और यह लेंस अपने अंदर से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाकर इकट्ठा कर देता है। इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और हमारी आंख के अंदर भी उत्तल लेंस पाया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार तो ये पूछा भी जाता है कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अभिसारी लेंस है। और हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस हमारी आंख के अंदर पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, और ऐसी स्थिति को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से मैक्सिमम 7 मिनट तक ही ढक सकता है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा की सीमा क्या होती है, यानी शुगर लेवल क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 80 to 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। यह शुगर लेवल होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के रक्त में लंबे समय तक शुगर की लेवल बढ़ जाता है या अधिक रहता है तो उस स्थिति को हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। और मधुमेह या डायबिटीज को चेक करने के लिए
ग्लूकोमीटर का यूज किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, ग्लूकोमीटर यूज किया जाता है डायबिटीज को चेक करने के लिए, डायबिटीज या शुगर लेवल चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखें और इन्हें अच्छे से समझ लें। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।